हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कोशिका का वीडियो पार्ट 2। इससे पहले हमने कोशिका का वीडियो पार्ट 1 जिसके अंदर हमने कोशिका का परिचय और कोशिकांग के बारे में जाना। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपके लिए कोशिका का समसूत्री विभाजन, कोशिकांगों के महत्वपूर्ण उपनाम, समसूत्री विभाजन का महत्व, ये टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो समसूत्री विभाजन के, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोशिकांगों के उपनाम, उनके बारे में हम आपको लेके आए हैं। ये वीडियो कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए और रीट और कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका वीडियो का बेस है वो एनसीईआरटी की बुक और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर इस वीडियो का बेस है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से देखने से आपको बहुत ही कोशिका को समझने में, कोशिका का विभाजन समझने में आपको सहायता मिलेगी। कोशिका का भाग 2 वीडियो, जिसमें सबसे पहले कोशिका में कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं और वो जिस द्रव्य में पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर जो होता है उसमें, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर के, ये दोनों मिलकर के और जीव द्रव्य कहलाता है। ये कोशिका का जीवित पदार्थ है। क्या है? जीवित पदार्थ। और हक्सले ने इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। तो प्रश्न पूछा जाता है, जीवन का भौतिक आधार कौन सा है? तो जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को किसने कहा? तो हक्सले ने कहा। जीव द्रव्य की खोज जो है, इस जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजे ने 1839 में की थी और उन्होंने ही बताया था कि इसमें 80% तक जल पाया जाता है। 80% तक इसमें किसमें? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर जल पाया जाता है। कोशिका का आकार, कि भाई कोशिका आकार में कैसी होती है? तो कोशिकाएं गोल, चपटी अथवा लंबी होती हैं। किसी भी आकार, अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनका आकार किसी जीव के आकार के अनुसार नहीं होता, अपितु कार्य के आधार के अनुसार होता है। अब कोई सोचे कि हाथी बहुत बड़ा है, उसकी कोशिका का आकार अलग होगा। कोई सोचे कि चींटी बहुत छोटी है, उसकी कोशिका का आकार अलग होगा। नहीं, इनका आकार जो होता है वो उनके नहीं, कार्य के आधार पर होता है कि जो कैसा कार्य करते हैं उसके अनुसार। कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता, जैसे अमीबा और श्वेत रक्तकणिका यानी आरबीसी, ये अपना आकार बदल सकती है, जबकि कुछ में आकार निश्चित होता है। पेशीय कोशिकाएं तर्कु रूप की होती हैं, यानी जो पेशियों के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो तर्कु रूप की होती है। लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होती हैं वो गोलाकार होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो शाखान्वित यानी शाखाओं में विभाजित होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। हमने कल जो पिछला वीडियो देखा था, वीडियो पार्ट 1, उसमें कोशिकांग देखे। उनमें जैसे केंद्रक, उसको कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। तो प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोलर किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। राइबोसोम का दूसरा नाम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण का कार्य राइबोसोम की साधन से ही होता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली या इसे पाचक थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस, सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि ये पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये वो महत्वपूर्ण कोशिकांगों के उनके उपनाम है, जिन्हें अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं। कोशिका के बारे में विशेष कि भाई कौन कौन सी मेन जो चीजें हैं कोशिका के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं हैं। पादपों में सबसे लंबी कोशिका रेमी तंतु। जीवाणु तथा नीली हरी जो शैवाल को छोड़कर सभी जो होते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे जो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी टॉपिक समझाए जा रहे हैं, उनकी हर लाइन से प्रश्न बनते हैं, हर लाइन किसी प्रश्न का उत्तर बनती है। और हमने इनको बहुत सी एनसीईआरटी और कंपटीशन की किताबों से लेकर के आपके लिए प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आप हमारे लिए इतना करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको हमारा जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले और हमें भी इसके लिए आत्मबल प्रदान करता है, मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोशिका के प्रकार, संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सीधा सा है कि जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर मोनेरा, यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सिंगल सेल्स के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक होते हैं वो सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर सेल यानी बहुत सी कोशिकाओं के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं वो स्मॉल, उनकी सेल्स होती है वो स्मॉल होती है, जबकि यूकैरियोटिक होते हैं इनकी कोशिकाएं थोड़ी लार्ज होती है। जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल ऑलवेज न्यूरेन पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर फंजाई, सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। यूजुअली नॉन ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से सिंगल सेल जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें सिंगल सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, जबकि इसमें क्रोमोसोम्स यूजुअली इन पेयर्स में पाए जाते हैं और डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो बनता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, तो ये है। और अगर वो एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की परिभाषा पूछी जा सकती है। कोशिका विभाजन, सभी जीव अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो और चाहे बड़े से बड़े व्हेल हो, हाथी हो, मनुष्य हो। सभी जीवों का जीवन चक्र है या जीवन है वो एक कोशिका से प्रारंभ होता है। फिर इनमें वृद्धि एवं जनन सभी कोशिकाओं की विशेषता है, यानी सेल है वो ग्रोथ करती है और उनमें अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये सभी कोशिकाओं की विशेषता होती है। सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती है। जितनी भी सेल है वो 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती है। जैसे आप ये डायग्राम में देखेंगे, एक ही सेल है, इसके अंदर से डीएनए रेप्लिकेट होता है यानी डीएनए की कॉपी बनती है। फिर इसके अंदर क्रोमोसोम है वो ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, माइटोसिस होता है और ये 2 कोशिकाओं के अंदर डिवीजन हो जाती है। तो एक कोशिका थी और यहाँ 1 से 2 कोशिकाएं बन गई। इस प्रकार कोशिकाओं में विभाजन चलता रहता है। एक यूकैरियोटिक कोशिका प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। एक यूकैरियोटिक कोशिका वो हर 24 घंटे आवर्स में जो है डिवाइड होती रहती है। कोशिका विभाजन के प्रक्रिया की जानकारी सबसे पहले 1885 में बिरचाउ को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोशिका विभाजन सेल डिवीजन है, इसकी जानकारी सबसे पहले बिरचाउ को हुआ, जिसने कि कोशिका सिद्धांत में हमें बताया था। आपने देखा होगा सेल थ्योरी के अंदर कि नई कोशिकाओं का निर्माण
पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? विर्चाउ ने दिया, और उन्होंने ही सेल डिवीजन को सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई। सेल साइकिल की कोशिका चक्र क्या है? दो कोशिका विभाजनों के बीच विभिन्न घटनाक्रमों के श्रृंखलाबद्ध चरणों को सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। यानी दो कोशिका, उनके बीच विभाजन होता है, इन विभाजनों के बीच में बहुत से घटनाक्रम होते हैं, उन घटनाक्रमों का सामूहिक रूप से हम सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। परिभाषा आती है कई बार, कोशिका चक्र किसे कहते हैं? तो दो कोशिका विभाजनों के बीच विभिन्न घटनाक्रमों के श्रृंखलाबद्ध चरणों को सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला, जीवन अवस्था, आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण इस जीवन अवस्था के अंदर होता है। एस अवस्था, डीएनए का संश्लेषण की अवस्था। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। नीट की एग्जाम और बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। G2 अवस्था, इसमें विभाजन की, यानी सेल है वो विभाजन के लिए तैयार होती है। और M अवस्था, इस अवस्था में कोशिका का विभाजन हो जाता है। आप यहां देखेंगे कि एक कोशिका का 2 में विभाजन हो जाता है। ये जीवन अवस्था, जिसमें आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? इस जीवन में 8 से और 10 घंटे का समय लगता है। फिर एस फेज अवस्था, जिसमें कि डीएनए का संश्लेषण होता है, इसमें लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और G2 अवस्था, इसको जो है 4 से 6 घंटे का समय इसके अंदर लगता है, और फिर बाद में कोशिका का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार कोशिका का जो चक्र है वो 4 चरणों में पूरा होता है। कोशिका में विभाजन 3 प्रकार से होता है। जो कोशिका विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है, जिसका पहला है एसूत्री विभाजन, या जिसे कहते हैं एमाइटोसिस। बोर्ड की 2018-19 और प्री बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि एमाइटोसिस या एसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? यह कोशिका विभाजन अधिकांशतः प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे शैवाल है, कवक है, इनकी कोशिकाओं में एसूत्री विभाजन पाया जाता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की। समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समसूत्री विभाजन है वो सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स यानी कायिक कोशिकाओं में ही होता है। समसूत्री विभाजन में 2 समरूप कोशिकाएं बनती है, यानी एक जैसी समान से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती, यह दैहिक कोशिकाएं हैं। तो समसूत्री विभाजन की ये हमने 5 महत्वपूर्ण बातें देखी। समसूत्री विभाजन 5 अवस्थाएं हैं। कई बुक्स में इसमें 4 अवस्थाएं दी हुई है, उसमें इंटरफेज अवस्था को शामिल नहीं किया गया है। इंटरफेज 2 कोशिका विभाजनों के बीच की वह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है, इंटरफेज कहलाती है। तो समसूत्री विभाजन में 5 अवस्था, जिसमें पहली है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर क्या होता है कि कोशिका अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है। किसके अंदर करती है? इस इंटरफेज अवस्था के अंदर जो है तैयार करती है। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था है, क्योंकि इंटरफेज के अंदर तो वो स्वयं को तैयार ही करती है। प्रोफेज के अंदर ये क्या है? प्रथम अवस्था है। इसके अंत तक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। प्रोफेज अवस्था में इसमें गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। इसकी खास विशेषता है प्रोफेज स्टेज की कि गुणसूत्र है वो धागे की तरह दिखाई देते हैं। गुणसूत्र 2 समरूपी अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। जो गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े होते हैं, केंद्रक धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इसमें केंद्रक क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। मेटाफेज अवस्था, इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। केंद्रक चला गया
और केंद्रक झिल्ली भी चली जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है गुणसूत्र छोटा हो जाता है और कोशिका के मध्य में अवस्थित हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो गुणसूत्र है वो कोशिका के मध्य में क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग मेटाफेज प्लेट, ये मेटाफेज के अंदर कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। मेटाफेज अवस्था गुणसूत्रों के आमाप व संख्या के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। बहुत सी बार कंपटीशन की में और बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है कि गुणसूत्रों के आमाप और संख्या के अध्ययन के लिए कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त है, तो वो है मेटाफेज। एनाफेज, एनाफेज सबसे कम अवधि की 2 से 3 मिनट में संपन्न होने वाली अवस्था है। गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बट जाता है। देखिए गुणसूत्र बिंदु है, ये 2 भागों के अंदर बट गए। जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तो वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। तो इसमें ये 2 भागों में बटा और दोनों जब आगे मिलकर के एक हो जाते हैं तो पूरा गुणसूत्र बन जाता है। क्रोमोसोम ब्रेक एट सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल, और ये सेल है कोशिका, इसके अपोजिट यानी एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। कौन सी स्टेज के अंदर, एनाफेज स्टेज के अंदर। गुणसूत्र कोशिका के ध्रुवों की तरफ अवस्थित होना शुरू कर देते हैं। देखिए गुणसूत्र ये इधर कोशिका के ये ध्रुव हैं, इधर की ओर मूव होना शुरू कर देते हैं एनाफेज स्टेज के अंदर। कोशिका अपने मध्य भाग में संकुचित होना शुरू कर देती है। टीलोफेज, समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है टीलोफेज। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अब आप इस टीलोफेज अवस्था में देखेंगे कि ये यहाँ पर आकर गुणसूत्र है वो ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रकट होती है। जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नष्ट विलुप्त हुई थी वो टीलोफेज अवस्था में दोबारा से बनने लगती है। कोशिका मध्य रेखा संकुचन से विभाजित होती है। ये कोशिका की मध्य रेखा है, ये संकुचन से क्या होने लग जाती है, विभाजन होने लग जाती है। 2 समसूत्री विभाजनों के बीच को विश्राम या अविभाजित अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका का अधिकतम आकार होता है। इंटरफेस कुछ कहा जाता है कि जब 2 समसूत्री विभाजन होते हैं उसमें रेस्ट की जो स्टेज होती है उसे इंटरफेस कहते हैं। तो ये हमने समसूत्री विभाजन देखा। समसूत्री विभाजन है उसका महत्व है कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बने प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि समसूत्री विभाजन में प्रत्येक संतति में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है वो जनक कोशिका के समान ही होती है, चेंज नहीं होती। समसूत्री विभाजन के द्वारा शरीर में नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार शरीर की मरम्मत होती है एवं घाव बढ़ते हैं। तो समसूत्री विभाजन है यही बॉडी का डेवलप करती है और यही हमारे चोट या घाव लग जाते हैं तो घाव जो सेल्स वहां पर नई बनती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही वो घाव बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन कोशिकाओं के केंद्रक द्रव कोशिका द्रव के अनुपात को सामान्य रखता है, क्योंकि जब जैसे जैसे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का अनुपात बिगड़ता है तो कोशिका विभाजन होता है समान रूप से और फिर उनका जो है अनुपात है वो बराबर बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार हमने ये समसूत्री विभाजन देखा। आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा, आप इसको देखें, नोट्स बनाएं। दोस्तों, जिस दिन हम अपने 24 घंटे का हिसाब करना शुरू कर देंगे उसी दिन से हमारा जीवन बदलने लग जाएगा। हम बाजार जाते हैं या अपना जो खर्चा करते हैं उस पैसे का तो हम हिसाब रखते हैं, परंतु हम जिंदगी में जो बहुत ही सबसे अनमोल चीज है समय या टाइम, उसका हिसाब कभी नहीं करते। बैठे बैठे ही हम 2-2, 4-4 घंटे निकाल देते हैं। जिस दिन से कोई व्यक्ति अगर अपने 24 घंटे जो दिन में हमें दिन रात मिलाकर 24 घंटे मिलते हैं उसका हिसाब करना अगर शुरू कर देगा तो ये दावा है मेरा, उस दिन से उस आदमी की जिंदगी जीने का
तरीका ही बदल जाएगा और वो जिंदगी में बहुत प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि आप अगर सपना सच करना चाहते हो, आपका कोई ड्रीम है, तो पहले सपने देखें और उस सपने को पूरा करने के लिए आप जी जान से मेहनत करें, दिन रात, और अपने समय का सदुपयोग करें, तो आपके सपने जरूर सच होंगे। धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारा वीडियो देखा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और कैरियर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।